Buonasera Kali Spera Good Naban Hi and hello to all of you सामीन इकराम और नाजरीन इकराम जहाँ जहाँ से आप हमारे साथ शामिल हैं यूके यूरोप अमेरिका कनाडा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के तमाम सुनने और देखने वालों को कहूँगा bienvenido a todos benvingut a todos bienvenido welcome and welcome to all खुश आमदीद अहलन व सहलन बखैर अगले जी आयनु सामीन इकराम और नाजरीन इकराम आप इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से और FM 91 से जहां टीवी के सेट से इसी तरह पटवार लिंक के पेज से भी आप हमें देख रहे हैं और इसी तरह आप पंजाब सकाफत पंजाब चैनल के लाइव जो है वो पेज से आप हमें देख रहे हैं और प्रोग्राम हमारे मेहमान जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर से मुख्तलिफ शख्सियात को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और किसी न किसी टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। आज भी इसी तरह हमारे साथ जो है वो दो मुख्तलिफ शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं। जर्मनी से हमें ज्वाइन करेंगी रिफत वानी। अगर कश्मीर के हवाले से बात की जाए मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो आप हर जगह पे कश्मीर का जो है वो कश्मीर काज के ऊपर आवाज़ बुलंद करती हैं। इसी तरह हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे भाई अरशद रचियाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं आप PPC यूके पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके से आपने हमें यूके से ज्वाइन किया। आज का हमारा टॉपिक हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो इस वक्त कश्मीर मकबूजा कश्मीर के ऊपर इंसानी खिलाफ वर्जियाँ जो कर रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे और सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा मोहतरमा रिफत वानी साहबा को और उनको मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में इस वक्त कई महीनों से जो है वो लॉकडाउन में पड़ा हुआ है, तो आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त चल रहा है वहाँ पर। जी बिल्कुल, लॉकडाउन जो है 5 अगस्त 2019 से वहाँ पे चल रहा है और जिसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है और अभी बिल्कुल जो है 9 महीने हो चुके हैं और हमारे तमाम कारोबार बंद हैं, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है। बीच में इन्होंने जो है कुछ दिन के लिए उसको लॉकडाउन को आप कहें कि लाइक हटा दिया था, लेकिन वो लॉकडाउन हटा नहीं था। कोरोना वायरस का सहारा लेके जो है उस लॉकडाउन को मजीद जो है और डबल आप समझ सकते हैं उसको लॉकडाउन लगा दिया गया। हमारा वहां पे अगर आप देखें लोगों का कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। लोगों ने जो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट जो वो करने जा रही है वो ये कि जिन लोगों ने अपने कारोबार के लिए कोई कर्ज वगैरह लिए होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को अब जब्त किया जाएगा, ठीक है, अगर वो वापस नहीं कर सकेंगे। तो अब आप मुझे बताएं, एक बंदा जिसके पास घर ही होगा उससे वो घर भी छीन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कारोबार जब वहां पे सब कुछ बंद है तो कारोबार कैसे चलेगा। फिर हमारा सबसे बड़ा जो होता है वो एग्रीकल्चर हमारा जो है सबसे बड़ा जो हमारी इकोनॉमी का जो जिसपे डिपेंड करती है। अब देखिए इन्होंने हमारे जो फ्रूट्स के साथ इस दफा क्या किया, इन्होंने हमारे फसलें जो हैं वो खराब कर दी। तो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है आप खेतों में नहीं जा सकते, आप अपनी फसलों पे काम नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो मुझे जो तकलीफ होती है वो ये कि हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है वो इस टाइम दांव पे लगा हुआ है। वहां पर तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद है। वहां पर आप देखिए आपने लोगों को लॉकडाउन किया हुआ है लेकिन इंटरनेट सर्विस आप बंद कर रहे हैं। एटलीस्ट वो विया इंटरनेट ही जो है अपनी क्लासेस ले सकते हैं, अपना जो तालीम है उसको जो है वो जारी रख सकते हैं, उनसे वो भी छीना हुआ है। 2G जो है अभी इन्होंने जो है कल रात को इन्होंने रिस्टोर किया है, उससे पहले भी 2G चल रहा था, कुछ हफ्ते चलता है फिर बंद कर देते हैं, फिर कुछ हफ्ते चलता है फिर बंद कर देते हैं। और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो ऑर्डर पास करती है कि 4G इनको अलाउ ना किया जाए। ये हमारे साथ आप देखिए कि कितनी बड़ी ज्यादती है। आप उनसे तालीम का हक छीन रहे हैं, आप उनसे जिंदा रहने का हक छीन रहे हैं, आप उनसे उनकी इकोनॉमी छीन रहे हैं। आप आखिर चाहते क्या हैं? इट इज क्लियर कि उनको सिर्फ जमीन चाहिए, उनको लोगों से कोई सरोकार नहीं है। अभी मेरे एडमिन ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी हैं और आप देखिए कि कैसे जो है वो दुकानों के अंदर घुस के उनका जो सौदा सल्फ है उसको बाहर फेंक रहे हैं। आटे की बोरी में से आपको कौन सा बम मिलना है, वो भी एक आम शॉपकीपर की आटे की बोरी से। और उसके बाद उसका सारा वो राशन बाहर फेंक के उसको गिरा के, ये नहीं कि इस तरह बाहर फेंका है, नहीं, बाकायदा शापर उन्होंने वो जो आटे के जो थैले हैं उनको खोल के उसको जमीन पे गिराया है, उसके बाद दुकानों को आग लगाई है इन्होंने।
तो ये बारामूला में हुआ है, बडगाम में हुआ है, सॉरी। सही। तो आप मुझे बताइए कि फिर जब वो कश्मीरी उठते हैं पत्थर लेके या गन लेके, तो फिर उनको ब्लेम किया जाता है ये टेररिस्ट हैं। कैसे टेररिस्ट हैं हम? बिल्कुल ऐसा ही। क्या ये एक्ट ऑफ टेररिज्म आता है या अपने सेल्फ डिफेंस में आता है? बिल्कुल। तो वहां पे आज अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और दुनिया जो है, इंडिया इस टाइम फायदा उठा रहा है कोरोना वायरस का। पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और उसको बेस बना के जो है हिंदुस्तान अपना जो वॉर क्राइम्स है उनको छुपा रहा है। इंटरनेट बंद करने का मकसद मुझे यही समझ आता है कि जो वो वहां पे गुनाह कर रहा है, जो वहां पे लोगों को जिस तरह से सता रहा है, तो उसी को, उन्हीं गुनाहों को, उन्हीं चीजों को छुपाने के लिए जो है वो इंटरनेट सर्विस बंद कर देता है। लेकिन कब तक छुपाएगा, कब तक जो है ये टैक्टिक्स जो है वो काम करेंगे? ये अभी जो 90s का दौर नहीं है कि ये इतने बड़े बड़े क्राइम्स करेंगे और वो छुप जाएंगे। इन्होंने कितने बड़े बड़े मैसाकर, गांव कदल मैसाकर है या बहुत सारे मैसाकर इन्होंने वहां पे किए हैं, तो छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन सब कुछ बाहर आ ही जाता है। इन्होंने कितना अरसा जो है कुन पोस्टपोरा में जो मास रेप हुआ, 2 गांव का मास रेप हुआ, 2 गांव का, इन्होंने, इनकी आर्मी ने, जो राष्ट्रीय राइफल है, उन्होंने वहां पे जो रेप किए, एक दिन बाहर निकल आए, दुनिया को पता चल गया। उसके ऊपर बीबीसी की रिपोर्ट्स हैं, दुनिया की रिपोर्ट्स हैं, बुक्स लिखी गई हैं उसके ऊपर। तो क्राइम्स नहीं छुपते हैं, लेकिन अभी जो है हम बदकिस्मती से दुनिया की नजरें जो है हम पर नहीं है, वो अपने मसाइल में लगे हुए हैं, कोरोना से निपट रहे हैं और हिंदुस्तान उसका भरपूर फायदा उठा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिफत वानी, और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आपकी बड़ी जदोजहद है। आप हर सतह पे जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, पेश हैं इसमें। और आप सुन रहे हैं इस वक्त अपना देसी रेडियो FFM.DE FM91 से, जहान TV के सेट से, और इसके अलावा फुटहाल लिंक से, और इसके साथ साथ सकाफत पंजाब चैनल से। हमारे दूसरे मेहमान जो है अरशद रचियाल साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं PPC UK पाकिस्तान प्रेस क्लब UK से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं, खैरियत से? जी बहुत अच्छा, जबरदस्त। अच्छा अरशद साहब, हमें बताइएगा, जैसा कि मैंने रिफत वानी साहब से सवाल किया कि मकबूजा कश्मीर कई महीनों से जो लॉकडाउन में पड़ा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, ये इंतहाई अफसोस के पिछले दिनों के साथ जी। अच्छा साहब, आपकी आवाज़ जो है वो हमें नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी। अभी बोलिएगा जी। अभी आ रही? जी अभी सही है जी, प्लीज बात कीजिए। देखें, लॉकडाउन का पहले तो लोगों को मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। कश्मीरी चीख के पूरी दुनिया में बता रहे थे कि लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन हुआ है। तो आम आदमी को समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सा लॉक लगाया है नया, जिसका नाम डाउन रख दिया इन्होंने। लेकिन अब जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा है, हम ये नहीं कहते कि ये कोई अच्छा हुआ है। लगे ये बहुत इंसानियत के साथ बहुत गलत हुआ और इतना बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को जो है उठाना पड़ा। लेकिन इस बात से हम ये समझते हैं कि कश्मीरियों का लॉकडाउन जो है उसकी समझ लोगों को आई होगी कि किस तरह मुश्किलात होती हैं जब आपका कारोबार बंद हो, आपके तमाम निज़ाम बंद हो और आपने घरों के अंदर रहना हो और लगातार इतने अरसे तक रहना हो, तो उसके असरात क्या होते हैं। मेरा ख्याल है ये लोगों को अब समझ आ गई है। दूसरी तरफ आता हूँ कि आज हमने देखा है कि बहुत सारे घर भी जला रहे हैं वहां पे। वही ऑपरेशन जो पहले शुरू से वो 90 की दहाई में उन्होंने किए थे, पहले 80s में कुछ किए, फिर उसके बाद 90 की दहाई में तो भरपूर उन्होंने ऑपरेशन किए जिसमें जो है वो कई हजारों कश्मीरी जो है शहीद हुए हैं। तो आज हम देखते हैं कि वो सूरत हाल वापस उसी जगह पे पहुंच गई है कि वहां पे एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से वो इतने मजालिम डाल रहे हैं, जो उनका जी करता है, उनके अपने कानून है, अपने लॉ हैं। वो चाहे तो अभी वीडियो जो कहीं से वीडियो रिलीज हो जाती है, जिस तरह इन्होंने बड़े तफसील से बताया कि जिस तरह लोगों के वो जाके दुकानों के अंदर वो आटे के अंदर बम तलाश कर रहे होते हैं, ऐसे ही वो पूरे गांव के अंदर जाके मुजाहिदीन का बहाना लगा के पहले
पूरे पूरे गांव को आग लगाते रहे। ये तरीकाकार इंडियन फोर्सेस का पुराना है, ताकि वो लगता हमें किसी बार ये लगता है कि ये कश्मीरी तंग होके कश्मीर ही छोड़ दें, ये इस खित्ते को छोड़ दें, उनको पूरी वो जमीन चाहिए, उनको कश्मीरी नहीं चाहिए, कश्मीरियों से बात और नहीं करना चाहते, वो खित्ते के लिए वो उस टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं बस। तो अपना बुनियादी राइट अपनी जमीन के ऊपर जिनका वो टुकड़ा है वो उसका मांग रहे हैं। लेकिन हम जब ये देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पे बैठ के बात की जा सकती है वहां पे कोई बात नहीं हो रही। तो जब भी इस तरफ दुनिया जाती है कि कश्मीर के ऊपर कोई डिबेट हो, कश्मीर के ऊपर कोई बात हो, कश्मीर के ऊपर कोई बात की जाए, टेबल पे किसी तरीके से पहुंचा जाए, इसका कोई हल निकाला जाए, कोई सोल्यूशन किया जाए, तो उस वक्त हम देखते हैं कि फौरी तौर पे हिंदुस्तान जो है वो वहां पे कश्मीर के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वो सारी बातें अपनी जगह पे रह जाती हैं और लोगों का ध्यान उन शहादतों पर, उनके मजालिम पर, उनके उन सारी चीजों पे चला जाता है। जिस तरह के इन्होंने 73 अपना 35A का किया और आज किसी का ध्यान वहां पे नहीं है कि उन्होंने लद्दाख इतना बड़ा एरिया जो है उसको यूनियन में शामिल कर लिया है, उसको कहीं डिस्कस नहीं किया जाता, हमें फुर्सत नहीं आने देते, इतने कत्लो गारत वहां पे कर देते हैं, इतने मुजालिम वहां पे डाल देते हैं कि कश्मीरी तो अपने लाशें उठाने में मसरूफ होते हैं, उनको तो ये छोड़ते ही नहीं इस काबिल कि वो दुनिया के सामने के बात कर सके कि हमारे साथ बुनियादी इनका मसला क्या है और ये चाहते क्या है हमारे साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी लीडरशिप है, बिलखसूस पाकिस्तान जो है वो हमारा वकील है, तो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की इतना बड़ा खित्ता जो है वो पाकिस्तान के साथ है और ये पूरी कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है और आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, उनकी करेंसी, उनकी सारी चीजें इस्तेमाल करके उनके जेरे इंतजाम है और इस वक्त ये मजलूम कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान को चाहिए कि और बाकी जितने भी बाहरून लोग जो बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, बरतानिया में बैठे हुए हैं, ये लोग जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इतने अरसे से, इनको चाहिए कि अब बात को उस तरफ लेके जाएं जहां बैठ के किसी जगह पे बात हो सके। अगर बंदूक हल्की फुल्की हम बंदूक उठाते हैं, वहां पे शातें करते हैं, शातों के बाद वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि पता लगता है कि इतनी कशीदगी हो जाती है कि कोई मुल्क आपस में बैठ ही नहीं सकता। हम समझते हैं कि हर बात को एक तरफ रख के सबसे पहले वहां पे अमन चाहिए। लोग पिछले कितनी दहाइयों से वहां पे अमन नहीं देख सके, उनको पहली बात तो यह वहां पे अमन चाहिए, थोड़ा सोचने का मौका दें। और जो लोग आला इक़्तिदार में बैठे हुए हैं मुस्लिम ममालिक में और पाकिस्तान जिस तरह हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, हम समझते हैं कि इनको उन्हें टेबल पे ला के ये बात करनी चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। बहुत हो गया गुरिल्ला वार और बाकी चीजें, उसमें से हमें कुछ मिला नहीं है, हमें नुकसान ही नुकसान हुआ। जब भी बात हुई है वहां किसी ना किसी जगह पे गुरिल्ला वार शुरू होगी, कुछ और शुरू हो गया। ये बात ठीक है कि कश्मीरियों ने तंग आके बंदूक उठाई थी, लेकिन अब बंदूक से भी मसला हल होना नजर नहीं आ रहा हमें। तो हम चाहते हैं कि हमें किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करें और कश्मीरियों को रिलीफ दें। जी बिल्कुल। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से और FM 91 से, जहां टीवी के सेट से, पुठवार लिंक से, सकाफत पंजाब चैनल से लाइव आप सब देख रहे हैं हमारी नशियात और बात कर रहे हैं हम कश्मीर कॉज के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर। और जैसा कि अरशद रचियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के, आपने कहा कि भारत को ज़मीन चाहिए ना कि कश्मीरी, बिल्कुल ऐसा ही है और लग भी ऐसा रहा है। हम बढ़ेंगे अब अपनी दूसरी मेहमान मोहतरमा रिफत वानी साहबा की तरफ। मोहतरमा रिफत वानी साहबा, हमें ये बताइएगा कि आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ की, मकबूजा कश्मीर की? जी, सबसे पहले तो जो मेरे भाई हैं उन्होंने एक बात की, आखिरी जो उनकी बात थी, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसको थोड़ा सा उसको एलोबरेट करना चाहती हूँ। उन्होंने बात की कि जो गन है वो उससे भी मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। तो मैं अपने भाई से और जो भी हमें लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी। मैं दुनिया की शायद आखिरी इंसान हूं जो कि गन के सोल्यूशन पे बिलीव करती हो, लेकिन आप एक जो कश्मीरी, पहले तो मैं कहूंगी जो कश्मीरी हैं वो भी, उनको भी पता है कि ये मामला जो है गन से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर वो गन उठा रहे हैं ना, मेरे जो वहां पे भाई जो शहीद हो रहे, वो
उनसे नहीं के लिए वो नहीं, उनको पता है कि हम एक जिनके पास एटम बम तक है, बाकी और क्या दुनिया का लेटेस्ट वेपन को तो छोड़ दे, जिनके पास एटम बम तक है, वो जो कि हमें कभी भी खत्म कर सकते हैं, वो उनसे लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं, उनको पता है कि हम नहीं जीत सकते, गन सोल्यूशन नहीं, वो सब जानते हैं। इस तहरीक को जिंदा रखने के लिए वो अपना खून दे रहे हैं कि अगर हमारी जान जाएगी तो हम लड़ते हुए शहीद होंगे, तो दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि हम जो है किस लिए लड़ रहे हैं। ये जो मसला है उसको जिंदा अगर रखा हुआ है, इन्हीं हमारे जवानों ने रखा हुआ है। आप मुझे बताइए किसको शौक है? हर कोई अपनी जिंदगी जीना चाहता है, हर कोई चाहता है उसका घर हो, एक खूबसूरत फ्यूचर हो। और हमारे ये तमाम पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनमें से कोई आप नहीं देखेंगे कोई पीएचडी होल्डर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ये कोई आम मामूली बच्चे नहीं हैं। ये जो परसों जाकिर नाइक रियाज नाइक को शहीद हुए हैं, तो वो कोई आम स्टूडेंट नहीं था, वो एक मैथमेटिक्स के टीचर थे और वो मैथमेटिक्स में ही जो है आगे पढ़ना चाहते थे, पीएचडी करना चाहते थे। आप जो है देखें, जो मनान वानी है, वो पीएचडी स्कॉलर था। ठीक है, ये सब लोग मजबूर होके गन उठाते हैं। अगर आप रियाज नाइक के बारे में आप पढ़ेंगे, आप उसके बारे में सुने, उसको जो है फेक केसेस में जो है उसको अंदर लेके, जैसे आज बाकी यूथ को जो है ना, कितने हमारे हजारों की तादाद में हमारे जवान जो है स्टूडेंट्स कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, उनको उठा के ले जाया जा रहा है। मेरे भाई आप मुझे बताएं, अभी परसों का वाकया है, एक बंदे ने जो है ग्रेनेड फेंका है इसके अंदर, जो उनकी पुलिस की जो आर्मी की चौकी थी उसके अंदर, 3 उनके जो है वो मर जाते हैं आर्मी वाले। और उन्होंने जो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग के नतीजे में एक हैंडीकैप, जो कि बेचारा हैंडीकैप बचा था 14 साल का, उसको जो है उन्होंने गोलियां मार के शहीद कर दिया, और कहा कि इसके जिस्म पे बम बांधा हुआ था। कौन सा बम था जो कि जिसका सीना आपने छलनी कर दिया गोलियों से, और वो बम नहीं फटा? ठीक है, उसके बाद उस बच्चे को उन्होंने उठाया है, उस बच्चे को जो है उसकी लाश तक उसके घर वालों को नहीं दी है। ये क्योंकि जब इनको पता चला कि ये एक हैंडीकैप बच्चा था, ये इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तस्वीरें उसकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई और वो सब कुछ हुआ, उन्होंने उठा के माँ बाप को जनाजा तक नहीं दिया, खुद जाके उसको दफनाया। माँ को सिर्फ उसकी माँ जो है वो अपनी वो उसकी चप्पल लेके जो है ना, खून आलूद चप्पल लेके वहां पे खड़ी थी। जो आप लोग कश्मीर देखते हैं ना, वहां से अपनी नजर से जो दूर बैठ के देखते हैं, ऑन ग्राउंड वो कश्मीर वो नहीं है। आपके लिए शायद बोलना बहुत आसान होगा, ये अभी से नहीं हो रहा। गन तो 90s में उठी, मसला तो हमारा 1947 से चल रहा है। 90s तक तो किसी ने कोई गन नहीं उठाई। बहना मेरी बात सुनिएगा, नहीं, मैं ये जो आपने जिस पॉइंट को आपने उठाया, उसका एंगल आप जो है ना, उसका दूसरा एंगल आप ले रही हैं। थोड़ा सा अगर मेहरबानी करें तो, हम जिस गन की बात मैंने की है, वो ये नहीं है कि जो लोग गन उठा रहे हैं उनको हम जानते नहीं है या वो क्या कर रहे हैं। मेरी उम्र इस वक्त 49 हो चुकी है, और हम देखते आ रहे हैं, बचपन जब स्कूल में थे तो उस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर के जुलूस में जाना शुरू हुए, फिर तहरीक आज़ादी कश्मीर के कैंपों में जाना शुरू हुए, और उसके अलावा जो वहां से कश्मीरी यहाँ पे आते रहे हैं, उनको किस तरीके से हम सर्व करते रहे, हमने वो सारी बातें अपनी आंखों से देखी हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त तक लोग थक चुके हैं। जैसे आपने खुद कहा, मैं कभी भी ये नहीं कहता जो जिन लोगों ने वहां पे गन उठाई वो कश्मीरियों ने मजबूर होकर उठाई। और ये एक दिन ऐसा भी था कि हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम भी जाएं और अपनी बहन भाइयों के लिए वहां पे जाके काम करें और वहां पे जाके उन पे कुर्बान हो जाएं। लेकिन हम अब पूरी सारी दुनिया में जब घूम के देखते हैं, तो क्या हमारा हाल ही सिर्फ वो एक है कि जिस तरह भी आपने बात की है कि एक शख्स उठता है, वो ग्रेनेड उठा के तो फेंक देता है आर्मी के कैंप में। वो कौन है? उसको किसने भेजा है? अगर उसने आर्मी में ग्रेनेड फेंक के उसने भागना था या अपने आप को मार देना वहां पे, तो कौन सी वो ताकत है जो इस तरीके की हरकत करती है, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि जिसके बाद आर्मी बाहर निकलती है, बफरती है और बफर के गांव में दाखिल होती है और वहां पे जाके रेप करती है। मैं नहीं समझता कि ऐसा जहाज करना चाहिए। जिस जहाज जो बात हो रही है कि आपने सब की बात की और बाकी जो शहादतों की बात की है, उनको हम सलूट भी करते हैं। और अगर आप हमारा पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें तो हमने उन लोगों की शहादतों को पूरी दुनिया को प्रमोट किया। हमें उन शुहदा को हम सलाम पेश करते हैं और
हमें तो इतना अरसा हो गया, अगर मैं बिल्कुल जहाज में नहीं गया तो साफत में आया हूँ, तो हमने साफत कलम के जरिए से भी उन लोगों के इस बात को उजागर किया, जी और इस जो गन का जो पॉइंट है इसको भी हमने उजागर किया। जी लेकिन आज हम ये आप देखते हैं कि हमारी जिंदगियां गुजर गई, हमसे जो पहले तहरीक चला रहे थे उनकी जिंदगियां गुजर गई। हमें कश्मीर मजीद हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, उसका कोई फायदा हमें बताएं। जी हमें उसका, ठीक जी है, कश्मीर आप को मुझे जिंदा एक बात रखने के लिए, बताइए। कश्मीर को जिंदा रखने के लिए कुछ इकदाम उठाने पड़ते हैं, मैं लेकिन वो कौन लोग? अगर कुछ लोग, शायद इंडियन एजेंसियां कर रही हों, ये एक ग्रेनेड फेंकने वाला काम शायद इंडियन एजेंसी एक कर जी रही हो, मैं आपसे उसके बाद हम रोकते यही हैं मैं आपसे कि कहना हमारे चाह रही घरों हूँ। में घुस। हमारे जो जी लड़के होते हैं, हमारे जो भाई हैं, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ। ये मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, मैंने आपकी बात को डिसएग्री नहीं किया, ठीक है। मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया मैंने क्योंकि आपने ये जो आपने सवाल आपने उठाया, जब आपने बात इससे की ना, तो मिलते मुझे जुलते ऐसा सवाल लगा, बहुत सारे लोग मेरी उठाते हैं। बहन, मुझे ऐसे लगा कि देखिए जैसे आप देखिए कह रहे देखिए हैं कि सर, मैं जो शुदा है उनको तस्लीम नहीं कर रहा। सर आप मुझे मेरी ऐसे बात लगा कि जैसे आप मेरी बात जब शुदा मुकम्मल की जब आप मेरी बात को मुकम्मल नहीं सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ जी में आएगी कि प्लीज मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इससे मिलते जुलते सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में उठते हैं, ठीक है। और मेरा ताल्लुक जो है सोशल मीडिया से ही है ज्यादा, तो मुझे ये सवाल रोज इंडिया की तरफ से भी सुनने को मिलते हैं, पाकिस्तान के कुछ लोगों की तरफ से भी सुनने को मिलते हैं, एजेके से भी मुझे सुनने को मिलते हैं, और खुद जो जम्मू या कहीं और से भी या पूरी दुनिया की तरफ से भी मुझे सुनने को मिलते हैं। और मेरे लिए ये सवाल बिल्कुल नया नहीं है, इसीलिए मैंने इस टीवी के जो माध्यम है इससे मैं लोगों तक ये बात पहुंचा रही हूँ। आप देखिए हमारे जब कॉर्डन होता है, मसलन इस घर में अगर कोई जो रेबल छुपा हुआ है और बाहर आर्मी है, वो सिर्फ सही एक AK-47 से लड़ रहे होते हैं, उनके पास कोई हैंड ग्रेनेड नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो ग्रेनेड अटैक्स होते हैं ना, ये आर्मी खुद करवाती है। जो सही पुलवामा अटैक हुआ, आप मुझे बताइए, इनके पास एक रॉकेट लॉन्चर तक नहीं है। हमारे जो रेबल हैं, एक रॉकेट लॉन्चर तक नहीं है, हैंड ग्रेनेड और ये कुछ भी नहीं है उनके पास। वो सिर्फ उनके पास एक AK-47 होती है और 2 उसके मैगजीन होते हैं, वो सिर्फ उससे लड़ रहे होते हैं उनके साथ। इसके अलावा उनके पास कोई वेपन नहीं होता। और इसको जो है बदकिस्मती से हमारी जो तहरीक है, इसको हमेशा प्रॉक्सी वॉर बना के कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये प्रॉक्सी वॉर है, इसको हमारी तहरीक को हमेशा खराब किया गया है। यही लड़के जो है कभी जो है पुलिस से छीन रहे होते हैं गन, कभी आर्मी वाले, अब आप देखिए कितनी वीडियोस हैं, आर्मी वाले इनके कब्जे में आ गए, ठीक है, प्रोटेस्ट के दौरान, और इन्होंने गन्स वगैरह छीन ली उनसे, ठीक है। या वहां पर उनकी आर्मी, ये मैं आपको बताऊं, वहां पे इंडिया की अपनी आर्मी जो है, इनकी एजेंसीज जो है वो वेपन सेल करती हैं, सही बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस तरफ बिल्कुल जाए, बात मैं सही यही बोल इनकी रहा हूँ। अपनी आर्मी वेपन सेल करती है। लेकिन ये जो ग्रेनेड अटैक्स और ये सब कुछ होता है, आप मुझे बताएं, जो मुजाहिदीन हैं वो तो छुपे हुए होते हैं, वो तो बाहर निकलते ही नहीं है। बुरहान वानी ने किसी को भी नहीं मारा, किसी एक, वो कहते च्यूंटी को भी नहीं मारा, सही ठीक है। डॉक्टर रफी भट्ट आज उसने ज्वाइन किया, उसकी फैमिली ने उसको उनको अब आर्मी को कहा कि भाई आप उसको मत करो, हम आते हैं वहां पर, PhD स्कॉलर, और उसके बारे में आप उसका गांव देखें, BBC की रिपोर्ट देखें, उसके गांव के लोग कहते हैं कि हमने इससे हमारे पूरे गांव में क्या बल्कि उससे मुल्क का 10 गांव में भी इससे बेहतरीन और नफीस इंसान कोई नहीं था, एक बच्चे का बाप, सही ठीक है। क्यों मजबूर हुआ गन उठाने के लिए? आज उसने गन उठाई, अगले दिन वो शहीद हो गया। उसको इनको गन भी नहीं चलानी आती, इनको गन का लॉक तक नहीं खोलना आता, इनमें से कोई भी खुशी से गन नहीं उठाता, अपने बच्चों को वो नहीं करता। मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ, ये मजबूर है वहां पे इस टाइम। ये 90s की तहरीक नहीं है जिसमें जो पाकिस्तान जो है थोड़ा सपोर्ट कर भी रहा था। आफ्टर मुशर्रफ दौर अगर आप देखें, उसने तो सब कुछ बंद कर दिया था, मुशर्रफ ने खत्म कर दिया था। इससे होली सूली इस टाइम वैली की मूवमेंट चल रही है, वहां के लोकल बच्चों की मूवमेंट चल रही है, जिन्होंने 2010 के बाद आप देखिए अब कि मोहतरम बहना, मुझे ये बताएं कि इसका हल आपको नजर आता है किस तरफ? हमारा देखिए, हल, हम इसी आप पे हल की बात बात करते कर रहे हैं हैं। ना, आप एक मेरे भाई, आप एक पीसफुल हल की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब आप UN में जाते हैं, UN कहता है इट्स अ बायलैटरल इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, गो एंड रिजॉल्व। जब आप पाकिस्तान इंडिया को कहता है आओ बातचीत करते हैं, इंडिया कहता है मैं तुम्हारे साथ सिर्फ POK के ऊपर बात करूंगा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, मैं तुम्हारे साथ वैली के ऊपर बात नहीं करूंगा, जम्मू के ऊपर बात नहीं करूंगा, लद्दाख कारगिल के ऊपर बात नहीं करूंगा, बिकॉज दैट्स माई इंटेग्रल पार्ट। तो ठीक फिर है, मैं यही पूछता हूं
वेयर इज द पीसफुल सोल्यूशन? कौन हमारा साथ देगा? हम 74 साल से ये बैठे हुए हैं, ये 74 साल से ये बैठे सारी हुए हैं। बातें हम लोग भी जीना देखें हम लोग भी जीना देखें चाहते जिनके हैं, हम लोग जिनके भी बच्चे जो है शहीद हो रहे एक हैं, आम नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, बेसिक उनको बहुत ज्यादा तकलीफ उनको होती है। जिनकी बहनें वहां पे उनके साथ रेप होता है, सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों को होती है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन निकालना है तो इस तरीके से निकालें कि कम से कम अवाम को थोड़ा रिलीफ दे, अवाम को उसके अंदर इतना ना जलील किया जाए, उनको थोड़ा रिलीफ मिले, और किसी भी मेरे तरीके भाई, से आप किसी आप प्लेटफॉर्म जो पे है ये बात इतना, की जाए। आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं उम्र में, और आप जो है तजुर्बे में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आप मुझे बताइए, आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, आप कश्मीर को छोड़ दिए, आप जरा इंडिया की इंटरनल जो सिचुएशन है उसको देखिए। इन्होंने वहां पे एनआरसी लागू किया, ठीक है? उन्होंने वहां पे मुसलमान रह रहे हैं उनके लिए उन्होंने जो है गड़ा खोदा है। वहां पे वो अपने मुसलमानों को, जो कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कट्टर हिंदुस्तानी है ना कि कोई हिंदुस्तानी खुद भी इतना बड़ा हिंदुस्तानी नहीं है, उनको कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को मैंने कभी पाकिस्तान का नारा लगाते नहीं देखा, ठीक है? उन्होंने आसाम से एक साथ 20 लाख लोगों को निकाल के रेफ्यूजी कैंप में डाला, जो कि कब से वहां पे रह रहे थे। एक साथ 20 लाख लोगों की नेशनैलिटी उनसे छीनी। तो हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे, हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे। ये वहां पर अभी इंडियन मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा जो है डाल रहे हैं कि जो कश्मीर है, दिस इज अ लैंड ऑफ पंडित्स, कश्मीरी पंडित्स, नॉट कश्मीरी मुस्लिम्स। हालांकि हमारे 16 ट्राइब्स थे, जिसमें से जो कश्मीरी पंडित है वो एक ट्राइब था। अगर आप उसकी 7-8 हजार साल, जो यूनेस्को की रिपोर्ट है, आप वो उठा के देख लें, 7,000-8,000 साल पुरानी कब्रें कश्मीर के अंदर जो है वो पाई जा रही हैं। ब्राह्मण तो जलाते हैं, ठीक है? तो दैट प्रूव्स कभी भी जो उनकी पॉपुलेशन थी वो 3% से अबाव नहीं गई, ठीक है? कितने साल हमें हमारी जमीन से जी कितने हजार साल पुरानी कब्रें हैं वहां पे? 7-8 हजार, आप इसको सर्च कर सकते हैं। नहीं, यूनेस्को क्या की रिपोर्ट है। मतलब क्या था, उनका मतलब क्या था 8,000 साल पहले? अगर वो देखिए, आप मुझे बताइए, हिंदू मत में शुरू से जलाया जाता है, ठीक है? बुद्ध मत में नहीं, वो शुरू से ठीक है, जलाया जाता है। वैसे पूछ रहा हूँ कि मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए कि 8,000 साल पहले या 7,000 साल पहले अगर कब्रें थी वहां पे, तो उनका मतलब क्या था? जी, अभी ये देखें ना, वो तो मैं उस पे मैंने पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ी है, लेकिन वहां पे कब्रों से इस्लाम आ रहा है, अगर 1400 साल पहले नहीं, इस्लाम आ रहा है, एक सेकंड, 1400 साल पहले इस्लाम नहीं आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से इस्लाम आया है, ठीक है? वो अल्लाह के पैगंबर हैं। लेकिन 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ मेरे भाई, 1400 साल पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे प्रॉफिट थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे प्रॉफिट थे, वो अल्लाह का ही पैगाम लेकर आए। 1400 साल पहले इस्लाम नहीं आया, इस्लाम पहले दिन से आया। अरशद भाई और रिफत वानी साहिबा, हम प्रोग्राम की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती जा रही है। वानी साहब, हमें ये बताइएगा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद सूरत हाल कैसी है मकबूजा कश्मीर के अंदर? आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है सारी दुनिया को पता है कि वहां पे जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, दैट इज द मेन हर्डल। अगर कल को प्लेबिसाइट या रेफरेंडम होता भी है, वहां पे अभी इन्होंने जो डोमिसाइल लॉ है वो नाफिज किया है। डोमिसाइल लॉ की रूह से इन्होंने एक तो सबसे पहले जो इन्होंने चेंज किया वो इसको यूनियन टेरिटरी में चेंज किया, ठीक है? स्टेटहुड इससे छीन लिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हमारे जितने भी, हम उनसे एग्री करें डिसएग्री करें, तमाम पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो आज जेलों में बंद है। अब्दुल्ला फैमिली को अभी छोड़ा गया है। उसके बाद इन्होंने डोमिसाइल लॉ लाया। अभी डोमिसाइल लॉ की रूह से इन्होंने जो पिछले 8-10 साल से जो वहां पे सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, जो उसमें आर्मी भी आती है और सिविल सर्वेंट्स भी आते हैं, उनको वहां का डोमिसाइल दिया जा रहा है। जो बच्चा इंडिया में रहता है, वो अगर 10th और 12th के एग्जाम्स, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स देगा जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी एलिजिबल होगा कश्मीर का डोमिसाइल लेने के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद जो कश्मीर के जो लोग होंगे उनका ट्रांसफर किया जा रहा है इंडिया के बाकी स्टेट्स में, जहां पे वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है।
ठीक है, क्योंकि वहां पे इतना नफरत ऑलरेडी मीडिया के थ्रू जो है इम्पोज किया गया है। अभी हमारे जो है एक स्टूडेंट्स थे, उनको जो है, मुझे सॉरी जगह का नाम निकल गया जहन से, मैं आपको वो वीडियो भी भेज दूंगी। वहां पे हमारे स्टूडेंट्स को रात गए जो है उनको इतना मारा पीटा गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, ठीक है। और इस तरह के वाकयात हमें डेली जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। हमारे जो लोग जाते थे कारोबार के लिए, जो नहीं होते फ्रूट्स लेके जाते थे, या हमारा आपको पता है हमारी बहुत बड़ी सनत है शॉल बाफी की, हमारे शॉल वगैरह होते हैं, सही। वो जाते थे सेल करने के लिए, हमारा जो वूल है उसको सेल करने के लिए जाते थे इंडिया में। उन लोगों के साथ आप देखिए वो क्या किया जा रहा है। तो वहां पे कोई भी सेफ एंड सिक्योर नहीं है। तो अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये जो है इंडिया उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है। उसने हजारों एकड़ जमीन जो है वो उसने अलॉट कर दी है, जो इनके अपने बिजनेस मैन हैं। उसके अलावा इन्होंने आर्मी के लिए जो है वो कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी हैं। इन्होंने जो है बाकी जो लोग वहां से इन्होंने ला के बसाने हैं, उनको हिंदू कश्मीरी पंडित्स का नाम दे के जो है ला के बसाया जा रहा है। उनके लिए अलग से कॉलोनीज बन रही हैं। जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं वो हमारे वजूद का हिस्सा है, हमारी जमीन का हिस्सा है। वो सरजमीन जितनी हमारी है उनकी भी है। लेकिन हम किसी ये इंडिया की बाकी स्टेट्स के अंदर भी ये चीजें लागू हैं। यही लॉ इम्प्लीमेंट था आर्टिकल 371, 372, 373, 374, 379 तक जो है वहां पे आर्टिकल ये लागू है, जिसकी रूह से बाकी ये जो हिमाचल प्रदेश, ये जो 7 स्टेट सिस्टर्स हैं, इनके अंदर जो है कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता। कोई भी वहां का आप वहां पे जा सकते हो, रह सकते हो, लेकिन आप वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते। आप वहां की आपको डोमिसाइल नहीं मिल सकती, ठीक है। तो सिर्फ एक कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करना, एक कश्मीर का जो है वहां पे स्टेट सब्जेक्ट, उसका स्टेटहुड छीनना, उससे जो है वो सारे इख्तियारात ले लेना, इस बात को साबित करता है दे डोंट नीड कश्मीरीज, दे नीड ओनली लैंड। बिल्कुल ऐसा ये तो फेक इनकाउंटर्स में हमारे लोगों को, ये अभी जो है बहुत सारे आप देखिए इन्होंने फेक इनकाउंटर्स किए। इन्होंने कहा कि फलां घर, अभी ये पिछले 3 जो शहीद हुए ये इसी महीने में, रमजान के महीने में, वो लोकल लोग निकले। इन्होंने कहा कि फलां जगह पे शहीद हुए, वो सिविलियंस थे। सही। सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना देसी रेडियो FFM.de FM 91 से, जहां टीवी जर्मनी से, पोटोहाल लिंक से और सकाफत पंजाब चैनल से प्रोग्राम। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है रिफत वानी और अरशद रचाल, सेक्रेटरी जनरल है आप PPC UK, पाकिस्तान प्रेस क्लब UK। जैसा कि रिफत वानी साहबा ने बताया कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे जो पिछले 10 साल से हैं, उनको भी आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद उनको ज़मीनें भी वहाँ पे अलाट हो रही हैं। इसी सवाल को लेके बढ़ूंगा अरशद रचाल साहब की तरफ। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जो सूरत हाल है, आप किस नज़र से देखते हैं आप? देखें, बिल्कुल जो बातें अभी इन्होंने बताई हैं, ये असल इशू है। ये वाला असल इशू है कि वहां पे कश्मीर के अंदर वो अपने कब्जे को किस तरीके से वो कागजी तौर पे अपने अमल दरामद के अंदर लाते हैं। सही। हमारा मसला, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि वो इस तरह की कोई हरकत ना कर सके जो मुआहदे हमारे हुए थे जब तक, क्योंकि पिछले इतने सालों से कश्मीरी अपने आके खुद अरदियत की जंग लड़ रहे हैं। देखिए, हम पाकिस्तान के इंतजाम कश्मीर के अंदर है और पाकिस्तान को हम अपना वकील समझते हैं, और पाकिस्तान ने हमेशा जो है हक खुद अरदियत के लिए कश्मीरियों का साथ दिया है और हर जगह पे जाके साथ दिया है। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि ये वक्त, अगर हमें जंग लड़नी है तो हमें पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही लड़ना चाहिए। अगर इतने अरसे तक हम पाकिस्तान की तरफ देखते रहे तो अभी भी हमें पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे ये एक्ट जो लागू करके यूनियन के अंदर लिया है, इस पे जरा नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी मसाइल हैं, गिलगित बल्तिस्तान है। इन सारी बातों को सामने रखते हुए आपने अपने जो इस तरह की गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधार के कश्मीरियों का जो हकीकी तरीकाकार है, जो 47 में जिस तरह हुआ था, जो कुछ लिखा गया था, उस तरीके से इनको चाहिए कि इम्प्लीमेंट कराएं और कश्मीरियों को हक खुद अरदियत जो उसका बुनियादी हक है पहले उसको वो दे। मुझे तो कई बार शक पड़ता है कि ये कश्मीर जितना भी हमने सारी जिंदगी पे इसको प्रमोट किया और प्रमोट होता देखा है, तो ये कहीं वैली कश्मीर सिर्फ जो वैली है
जिस तरह इन्होंने अभी 7 सिस्टर स्टेट्स की बात की है, उसमें कश्मीर एक वैली का नाम है, बाकी स्टेट्स का अपना अपना नाम है। तो मुझे तो कई बार डर लगता है कि ये बाकी सारे फैसले हो जाएंगे, बाकी वो सारी यूनियन में शामिल कर लेंगे, आर पार यूनियन में शामिल हो जाएगा, और हो सकता है कि वैली को वो इतना कमजोर करके कहीं ये ना कहेंगे ये लें आपके लिए वैली को हमने आजाद कर दिया है, और जम्मू लद्दाख और इसी तरह बाकी जो इलाके हैं वो सारे अपने। हमारा मकसद यही है बात करने का, पहले भी से ये गुजारिश कर रहा था कि हमें, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट में, चाहे वो बरतानिया के अंदर जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जिस तरीके से वो अपनी आवाज उठाते हैं और इस मसला कश्मीर को लेके आगे जा रहे हैं, ये लोग बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं कि ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हुकूमतों के ऊपर अपना दबाव बढ़ाएं, ताकि वो आके खुद अरादियत के लिए उस प्लेटफॉर्म पे आए जिस केस को पाकिस्तान आज तक लेके आगे जा रहा है, हक खुद अरादियत को, उस हवाले से हमें बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अंदरून कश्मीर में बिल्कुल मसाइल हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन सही हमें किसी भी तरीके से जो कश्मीरियों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं उनमें कमी लाने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहिए। सही। सामीन इकराम और नाजरीन इकराम, आप सुन रहे हैं इस वक्त अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट से अज़किया निको प्रोग्राम। हमारे मेहमान, हमारे पास वक्त है 12 मिनट। इन 12 मिनट में एक आखिरी क्वेश्चन जो है वो अपने मेहमानों से करूंगा और फिर आपसे चाहूंगा इजाजत। जी रिफत वानी साहब, आप कुछ कहना चाह रही थी? मेरे भाई ने अभी फिर एक बात की, उन्होंने कहा कि जो है सिर्फ जो वैली के कश्मीर जो है सिर्फ एक वो उसका स्टेट का एक पार्ट है। बिल्कुल मैं इस बात पे टोटली एग्री करती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से एक सवाल करना चाहती हूँ। 1947 के बाद आपने क्या जम्मू से कभी आवाज उठती हुई देखी है आजादी के लिए? नहीं देखी। आपने जो है कभी लद्दाख से आवाज उठती हुई देखी है? नहीं देखी। गिलगित बल्तिस्तान में भी वो अपने आप को आजाद समझते हैं, उन्होंने 1 नवंबर को जो है अपना आजादी का दिन सेलिब्रेट किया, नहीं उठती। एजे और वैली, ये 2 जगह हैं जहां से आजादी के लिए हमेशा तहरीकें उठी हैं, उठ रही हैं, आवाजें उठी हैं, उठ रही हैं। जब हम पूरी स्टेट की बात करते हैं तो फिर मैं तो अपने बुजुर्गों से ही शिकायत करूंगी कि वो पूरी स्टेट को जोड़ने में नाकाम रहे। कहते हैं कि जो है ना, रोटी के लिए कोशिश वही करता है जिसको भूख लगती है। जिनको आजादी की भूख है, जो समझते हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत होगा, या वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं देखते, वो लड़ रहे हैं। जम्मू की अगर आप बात करें तो 1947 में तो उसका इतना बड़ा मैसेकर, 5 लाख से ज्यादा लोगों का मैसेकर हुआ, वहां पे मुसलमानों को चीरा फाड़ा गया। पूरी स्टेट में अगर आप देखें, वैली एक वाहिद जगह थी जहां पे हर एक रिलीजन को अमन दिया गया, वहां पे कोई किसी का एक नाखून भी नहीं उखाड़ा गया 1947 में, ठीक है। लेकिन जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हुई, वहां पर ला के हिंदूज को बिठाया गया है। वो बीजेपी आरएसएस के गुंडों को वहां पे जो है डोमिसाइल, जो कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट है, वो दिया गया है। इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं मेरे भाई, आप उनको भी जाके देखिए। और इस टाइम वैली लड़ रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो कह रहा है कि हमारी पूरी स्टेट का फैसला करो। वो कुर्बानी दे रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं दे रहा, पूरी स्टेट के लिए दे रहा है। अब कश्मीर का नाम बार बार कश्मीर इसलिए आता है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप क्यों कहती हो कि सिर्फ कश्मीर कश्मीर करती हो। ये नहीं कि मैं सिर्फ वैली से हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं इसको जम्मू कश्मीर, तिब्बत है, अक्सा है, इतना। अब आप पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, आप उसको जो है कहोगे पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, पता नहीं और जो आपके हैं सूबे, उनका आप नाम साथ लोगे, फिर आप जो है लोगे उसका। कश्मीर को कश्मीर इसलिए कहा जाता है कि पूरी जो स्टेट है इसमें रकबे में ये कम है, लेकिन आबादी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए जो है इसको जम्मू कश्मीर के जो है उससे उसको पहचाना जाता है। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप जम्मू कश्मीर का रेफरेंडम ना हो या उसको इंक्लूड ना किया जाए, जो स्टेट कैसे इनको इंक्लूड ना किया जाए। जब मुझे पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसा किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेप्स आ रहे हैं, तो मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मैंने वीडियोस बनाई, मैंने जो है आर्टिकल्स लिखे कि प्लीज आप वो ना करें जो हिंदुस्तान ने किया है, आप उनको मौका मत दें, ठीक है। इन सब चीजों को हम समझते हैं। हम कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, अगर हम गन उठाएंगे, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब भी था, अगर हम नहीं उठाते वो तब भी है, वो तब भी होगा, क्योंकि इनको मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। क्या आपको जो साइलेंट मैसेकर था हैदराबाद का, क्या आप वो भूल गए?
یا باقی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ جو لنچنگ ہو رہی ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، جو جے شری رام کے نعروں کے اوپر مسلمانوں کو کاٹا پیٹا جا رہا ہے، وہ آپ کو دکھ نہیں رہا؟ مسلمانوں کی حالت زار آپ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ رفت وانی صاحبہ مجھے بہت مس شکریہ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے سے ایسے سوال نہ پوچھیں. میں بی جے پی کا جو ہے نا وہ نمائندہ نہیں ہوں. میں کشمیری ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ جتنے سوال آپ نے مجھے پوچھے یہ آپ کو ہندوستانی حکومت سے پوچھنی چاہیے یا جو پرو انڈیا ہے اس شخص سے پوچھنی چاہیے. میں تو پرو پاکستانی ہوں. مجھے پاکستان کے حوالے سے نہیں، اگر آپ نے کوئی بات اسٹیٹ پوچھتے کی، ہیں میرے بھائی آپ نے تو اسٹیٹ کی بات کی نا. میں نے کہا کہ اسٹیٹ میں سے کہاں سے آپ کو آواز اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ بہنا آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا جو بات میں نے کی ہے. میں نے خطرے کا خدشہ کیا، ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہم ساری زندگی متحدہ کشمیر کی جنگ لڑتے رہے ہیں. ہم اس وقت کیونکہ ہم اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں تو ہم ویلی کے تو نہیں ہیں. میں ویلی سے نہیں ہوں، میں تو جموں کے ساتھ لگتا ہوں، میں تو میرپور سے ہوں. لیکن ہم اپنے آپ کو کشمیری کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کشمیری اسی لیے میری بہن کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کشمیری سمجھتے ہیں. ہم لداخ اور پورا جو متحدہ کشمیر ہے ہم اس کو کشمیر سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس سارے مسئلے کے بعد وہ ہمیں کہیں کہ آپ لوگ کشمیری نہیں ہیں. یہ جو کشمیری بولنے والے کشمیری ہیں ان کو ہم آزاد کر دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ بھی ظلم ہوگا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. آپ اس بات کو اس کے لیے میرے بھائی میں نے آپ کی بات کا وہیں پہ جواب دیا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی غلطی ہے جس نے تمام اکائیوں کے لوگوں کو نہیں جوڑا. جو ہمارے بزرگ لیڈر ہیں اس کی شکایت آپ ان سے کریں. ابھی دیکھیں ہر حصے کو اپنے لیے لڑنا ہوگا میرے بھائی. جموں ہے، اگر جموں کے لوگ نہیں لڑیں گے وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں جموں کا ہوں تو اوبویسلی وہ کہیں گے اگر ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کل کو شاید آپ کو ہندوستان کے ساتھ جانا پڑے تو کیا آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ لڑنا پڑے گا. آزادی ایسے نہیں ملتی، آزادی میرے بھائی ایسے نہیں ملتی. بہت سارے ہمارے جو اے جے کے لوگ ہیں وہ چی گویرا کو فالو کرتے ہیں یا باقی ان کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے بھی بندوق اٹھائی، انہوں نے بھی جو ہے اپنے لیے آزادی کے لیے وہ لڑے، اپنے لیے نکلے، اپنے حقوق کے لیے لڑے. لڑنا پڑتا ہے میرے بھائی کسی بھی اس کے لیے، یہ صرف آزادی ہی نہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں نے اور پاکستان کے اندر جو کشمیر کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں نے، آپ کو اندازہ نہیں ہے میرا خیال ہے اس بات کا. ویلی کے اندر رہ کے آپ کو نہیں پتا کہ اگر شہادتوں کا جو مجاہدین کے حوالے سے اگر کسی شہادتوں کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے تو ان علاقوں کا ہے. اتنی شہادتیں وہاں پہ میں نے نہیں آپ سے ہوئی. کیا وہاں کہا؟ پہ آپ نے میری بات نہیں سنی. پھر میں نے کہا کہ صرف ویلی اور اے جے کے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. میرے بھائی میں نے کہا ویلی اور اے جے کے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کہیں سے نہیں اٹھ رہی. یہ بات میں نے کی ہے. آپ دوبارہ سے پروگرام دیکھیے گا. میں نے کہا ویلی اور اے جے کے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کی قبور آج بھی ویلی کے اندر ان کی قبور اس بات کی گواہی دیتی ہے، ان کی قبریں گواہی دیتی ہیں اس بات کی کہ یہ لوگ اپنی بہنوں کے لیے میں نے کہا کہ پورے اسٹیٹ یہاں پہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو آپ اپنی نے آزادی اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی نا، آپ کے لیے وہاں آپ آپ آگے نے رہتے میرے ہیں بھائی اور ہم اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. آپ کیس کو نہ چھیڑے. ایک جو آپ نے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. میں نے آپ سے کہا، آپ نے کہا کہ صرف ویلی کے لوگوں کو آزاد کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ پورے اگر اسٹیٹ میں سے کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے تو وہ ویلی اور اے جے کے سے اٹھ رہی ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں نے کہا کہ آپ میری بات سنیے میرے بھائی. میں نے بار بار کہا کہ میں نے جو پہلا میرا سٹیٹمنٹ تھا آپ کی بات پر، میں نے کہا کہ آواز پورے سٹیٹ میں سے صرف ویلی اور اے جے کے سے اٹھ رہی ہے اور کہیں سے نہیں اٹھ رہی. میں نے یہ بات کی ہے. آپ کو کہیں تبت ہائے، اقصا ہائے، اس میں سے کہیں آواز سنائی دی؟ جموں سے آواز سنائی دی؟ ہمیں اسٹیٹ کی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم اگر آزادی کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اس پہ جواب دیا. ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں، ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں، ہم جموں کشمیر اور پورے کشمیر کی بات کر رہے ہیں. جتنی اسٹیٹیں ہیں ہم ان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. ہم ریفرینڈم ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ریفرینڈم سب کا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ویلی کا. کہیں اگر ایسی بات ہو تو یہ نہ ہو. میں نے خدشے کا اظہار کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ویلی والے کرنے جا رہے ہیں. ویلی اور ہمیں کیا فرق ہے؟ مجھے جو لگ رہا ہے اگر ریفرینڈم ہوا بھی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارے مجھے اگر لگتا ہے کہ اگر ریفرینڈم ہوا بھی وہ صرف اے جے کے اور ویلی کا ہوگا اور کہیں کا نہیں ہوگا. جی، میرے دونوں معزز مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ 5 منٹ ہے ہمارے پاس. آخری ایک سوال کروں گا دونوں مہمانوں سے. ہمارے ساتھ موجود ہے رفت وانی جنہوں نے ہمیں اس وقت جرمنی سے جوائن کیا ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. اور آپ ارشد رچیال صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پی پی سی یو کے، پاکستان پریس کلب یو کے سے.
اور کشمیر کے حوالے سے آج بات ہوئی. آخری سوال کروں گا دونوں مہمانوں سے. اچھا محترمہ وانی صاحبہ، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ بھی یورپ کے اندر موجود ہیں، یہاں پر کشمیری خود جو ہے وہ متحد نہیں ہے، کیونکہ میں 17 سال سے یہاں پہ موجود ہوں اور مختلف جو ہے وہ تنظیمات میں بٹے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جتنے بھی جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، پاکستانی اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور اس کے اندر شامل بھی ہوتے ہیں. اور فرینکفرٹ میں میں کافی ٹائم سے یہاں پہ موجود ہوں، 5 سال سے. میرے خیال میں تقریباً وہاں پہ موجود ہوتا ہوں، آپ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اور میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے جاب کا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہو کہ مجھے کسی نے بلایا ہو اور میں نہ گئی ہوں، ایسا نہیں ہوا. بہت جگہ پہ شمولیت اختیار کر لیتی ہوں، لیکن ظاہری بات ہے مجھے یہاں پہ میری بیٹی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چل رہی تھی، اس کے حوالے سے بھی جو ہے میں کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ بول سن نہیں سکتی تھی. تو اس وجہ سے جو ہے میرا تھوڑا سا ایشو رہتا تھا. باقی میں نے کبھی بھی کسی کو انکار نہیں کیا. دیکھیں میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. صحیح. بہت سارے جو ایونٹس ہیں وہاں پہ میں چلی جاتی ہوں جہاں پہ مجھے سہولت ہوتی ہے. جب میرے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جاب کا بھی ایشو ہوتا ہے، تو کبھی جو ہے میرے ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، تو مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میری تو ایک وہ ہے. لیکن ہمارے جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں موسٹلی جو ہے وہ ہمارے اے جے کے سے ہی ہیں. ویلی سے میرے خیال سے میں 3-4 پارٹیز کو ہی جانتی ہوں جو کہ یو کے بیسڈ ہیں. تو ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنی فالوئنگ ہے، لیکن سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ جے کے ایل ایف ہے. صحیح. اور انفارچونیٹلی یہ ایک پارٹی تھی جس میں شاید ویلی کے دونوں طرف سے لوگ جو تھے شامل تھے. لیکن اس پارٹی نے کے بھی جو ہے نا یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ جو بٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں حصوں میں، ان کو جو ہے کبھی بھی آزادی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، آپ رنگ، نسل، ذات، مذہب، نظریات، جب وطن کی بات ہوتی ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، بہت پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ ابھی اتنی میچور نہیں ہیں، یا اگر میچور ہیں تو وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. چاہے میں ہمیشہ میرا ایک میسج رہا ہے اپنی پوری قوم کو، آپ چاہے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں، آپ چاہے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں، چاہے آپ ایک خود مختار ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس سب کی منزل ہمارے پاس، کیونکہ ہم اتنی بڑی ریاست نہیں ہیں، ہمارے پاس ویپن نہیں ہے لڑنے کے لیے، ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یو این آ کے ہمارا مسئلہ حل کروائے، ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں سپورٹ کرے، تو وی شوڈ شو سپورٹ ٹو ایچ ادر فرسٹ. ہمیں تمام نظریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے ایک ہونا ہوگا. اور یہاں پر میں سمجھتی ہوں ہماری اتنی جو ہے تقریباً اگر 13 لاکھ لوگ ہیں تو 13 لاکھ تو لوگوں کے ہر بندے کی اپنی تنظیم ہے. ماں کی الگ تنظیم ہے، باپ کی الگ تنظیم ہے، بیٹے کی الگ تنظیم ہے. اس چیز نے ہمیں تباہ برباد کیا. میں واقعی میں پاکستان کی عوام کی میں دل سے شکر گزار ہوں. بہت ساری جگہوں پر میرا جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ میرا جو ہے بہت جگہوں پر بہت میں ان کو کہتی ہوں کہ ان کے سٹیپس اور ان کے مووز کی وجہ سے جو ہے بہت نقصان ہوا ہے. لیکن میں پاکستان کی عوام کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ جب بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، وہ چاہے جرمنی ہو، وہ یو ایس اے ہو، وہ یو کے ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ پاکستان کی عوام ایک بہت بڑی تعداد میں نکلتی ہے. اور میں خود اس بات کو جو ہے میں محسوس کرتی ہوں کہ اس چیز کو سمجھانے میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز ناکام رہی ہیں کہ بھائی ریفرینڈم کے لیے ساتھ چلو. بعد میں تمہارا حق ہے کہ تم آزادی کے حق میں ووٹ دیتے ہو، ہندوستان کے حق میں دیتے ہو یا پاکستان کے حق میں دیتے ہو. یہ ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے، اس کی خواہش ہے، اس کا حق ہے. تو اس کو حق دلانے کے لیے یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ خود ایک نہیں ہو رہے ہیں. تو ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ دونوں طرف کی جو تنظیمیں ہیں، خیر ویلی کی تو اب تنظیمیں ہی سب سمجھے کہ ختم ہو گئی، وہ تو سب وہاں پہ بالکل جھاڑو پھر گیا ہے. اے جے کے پاس موقع تھا اس ٹائم پوری تحریک کو لیڈ کرنے کا، لیکن انفارچونیٹلی میں نے ان کو بار بار یاد دلایا، بار بار میں نے ویڈیوز بنائی ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے کہ بھائی بہت غلط ہو رہا ہے. اس ٹائم آپ پوری تحریک کو لیڈ کر سکتے ہو، یہ پوری تحریک آپ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، آپ اس کو کر سکتے ہو. آپ لوگ آزاد ہو،
آپ لوگ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو آزاد کشمیر کے ہمارے بہن بھائی بزرگ جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں، یورپ میں مقیم ہیں، صحیح وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو وہ کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی جی ہم ایک دوسرے بالکل. کے پاس آنا جانا یا بات اسی کرنا. سوال کو لے کے میں چلوں گا ارشد رجال صاحب کی طرف. آزادی کشمیر کے حوالے سے یو کے میں بسنے والی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی کاوشوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، انہوں نے بہترین جس طریقہ سے والد صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستانی اور کشمیری جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کی آواز کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر. یہ اگر باہر نکلتے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں، یہ جھنڈا لے کے باہر نکلتے ہیں تو دنیا پہ اس کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. صحیح. جو بات ابھی انہوں نے کی تھی کہ تنظیموں کے حوالے سے، تو یہ بالکل ہم بدقسمتی کے ساتھ بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر 2 لاکھ بندہ ہے تو 2 لاکھ تنظیمیں، باپ نے علیحدہ بنائی ہوئی ہے، بیٹے نے علیحدہ بنائی ہوئی ہے، اور جھنڈا ایک ہی لگایا ہوا ہے کشمیر کا، اور جس کا سویرے جی کرتا ہے اس کو عہدہ اچھا نہیں ملتا، وہ دوسرے دن جا کے. اب یہ ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ جتنے بھی لوگ آزاد کشمیر کے اندر گئے ہیں، ایسی تنظیموں، تحریک آزادی کی کشمیر کی تنظیموں میں جو گئے ہیں، انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ جو آزاد کشمیر کے اندر لوگ بس رہے ہیں ان کو سیاسی حوالے سے اور جو یہاں کی سماجی ضروریات ہیں ان کو بھی ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہے. ہمیں سیاست میں باقاعدہ اترنا چاہیے، باقاعدہ سیاست کے اندر اترنے کے بعد ہمیں کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے. اور اس میں وہ اکثر دوست ہمارے کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ علاقے پاکستان کی شک سین کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہم سیاست میں نہیں جاتے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاست کے اندر جانا چاہیے تھا. کوئی بھی لا آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو آزادی پسند لوگ تھے جتنے بھی، انہوں نے سیاست کے اندر بالکل حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی اپنی ایک تنظیم ہے وہ بھی دھڑک دھڑک رہی ہے، کوئی اور پارٹی سیاسی پارٹی نہیں ہے. تو ان لوگوں کا کردار جو سماجی کردار ہے وہ اتنا بیک فٹ پہ چلا گیا کہ لوگ ان کو جانتے تک نہیں ہیں. اگر یہ کوئی بڑا سا جلوس اگر نکالیں، اپنی بڑی ساری کوئی پبلسٹی کر لیں تو چند دنوں کے لیے تو ایک علیحدہ بات ہے. اگر ووٹ کے لیے جائیں گے تو لوگوں کے ساتھ ان کا وہ ریلیشن ہی نہیں بن سکا آج تک. میرا نہیں خیال کہ کسی بندے کا وہ ریلیشن بناؤ، جس کی وجہ سے ہر گھر میں ایک تنظیم ہے، ہر جگہ پہ ایک تنظیم ہے. اور جس بندے کو پتا چل، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر جس بندے کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ لائیو پروگرام کیسے کرتے ہیں تو وہ اینکر ہے. ایسے ہی بالکل اس طرح ہے جس طرح جس کشمیری کو پتا چلتا ہے کہ میں فلان جگہ پہ گیا تھا رات کو، وہاں پہ عہدے تقسیم ہوئے، مجھے کوئی صحیح عہدہ نہیں دیا، تو وہ سویرے خود وہ رات کو شاید مجلس عملہ کا عہدہ مانگ رہا ہو، لیکن سویرے ایز اے چیئرمین پارٹی کے وہ ایک پارٹی لانچ کر دے گا. اب ان لوگوں نے ان لوگوں نے بہت سارا مسئلہ خراب کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تصویر کو مسخ کر دیا ہوا ہے. بالکل اب جس پوزیشن میں بھی مرضی ہیں، بالکل میں ان کی رفت وانی صاحبہ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ان سب اکائیوں کو جوڑ کے ایک کٹ کرنا پڑے گا. جب یہ کٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی مثبت راہ بھی نکلے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور پروگرام ہمارے مہمان میں آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جہان ٹی وی اور آپ کے پورے جتنے بھی ریڈیو اور آپ سب کا اور آپ کی پوری ٹیم جو پیچھے بیٹھ کے کام کر رہی ہے، ان سب کا بھی بہت شکریہ. جی تھینک یو. جی وانی صاحب، اور رمضان مبارک. خیر مبارک. جی تھینک یو سو مچ رفت وانی صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین کرام اور ناظرین کرام، پروگرام ہمارے مہمان میں آج ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری مہمان رفت وانی صاحبہ، اور اسی طرح یو کے سے ارشد رجال، سیکرٹری جنرل ہیں آپ PPC یو کے. ان کی باتیں آپ نے سنی. آج ہم نے کشمیر کے حوالے سے بات کی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ رفت وانی صاحبہ کے آرٹیکل 370 کے بعد جو ہے وہ اس وقت بھارت جو ہے وہ آرمی کے ان آفیسرز کو، ان جو اس وقت ان کی آرمی جو پچھلے 10 سال سے وہاں پہ موجود ہے، وہاں پر ان کو جو زمینیں ہیں وہ بھی الاٹ کر رہی ہے. اور اسی طرح ہم بات کی یہاں پر جو یورپ کے اندر ہیں، جو UK کے اندر کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی، اسپیشلی کشمیری کمیونٹی جو کہ
جیسا کہ ارشد رجال صاحب نے بھی کہا کہ جب تک ہم متحد ہو کر نہیں چلیں گے آزادی کبھی نہیں مل سکتی. اسی طرح رفت وانی صاحبہ کا بھی یہی میسج تھا. سو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کے بہت سارے کامنٹس مجھے میری نظروں کے سامنے لیکن اس پروگرام میں شامل نہیں کر پاتا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ ٹائم دوں. اور اب چاہوں گا آپ سے اجازت. ہمیشہ کی طرح میں کہا کرتا ہوں کچھ نہ کچھ کیجیے اپنے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ